नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बीए भाग द्वितीय वर्ष की कक्षा हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य हिंदी। आज आपको आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें संकलित आपके दूसरे कवि हैं कविवर बिहारी, उनकी जो रचना है बिहारी सतसई, वो आपके पाठ्यक्रम में उसमें से कुछ छंद 35 दोहे सोठे शामिल किए गए हैं। उनका हम अध्ययन करेंगे, लेकिन उसके पहले कवि परिचय हमें पता होना आवश्यक है। इसलिए बिहारी का जो कवि परिचय है आज हम वो जानेंगे। आपकी परीक्षाओं में कवि परिचय से संबंधित जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न होते हैं वो सीधे तौर पर पूछे जाते हैं, और जो लघुत्रात्मक प्रश्न हैं या निबंधात्मक प्रश्न हैं उनकी पृष्ठभूमि विस्तृत जानकारी आपसे पूछी जाती है वहाँ। तो कवि परिचय जो आपके पाठ्यक्रम में जो रचना है उसके बारे में भी कवि परिचय में आप पढ़ते हैं, और उस के जो प्रश्नोत्तर है बनते हैं उस रचना से संबंधित तो कवि परिचय और रचना परिचय दोनों आप यहाँ पढ़ते हैं। तो उसमें से सारे प्रश्न आपके बनते हैं जब आप जो पाठ्यक्रम में नियत जो छंद हैं उन छंदों का अध्ययन करके उदाहरण के तौर पर उन छंदों से अपनी बात को स्पष्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बिहारी का परिचय देखते हैं। देखिए, परिचय के तौर पर एक तो किसी भी कवि का जन्म, मृत्यु, माता पिता, गुरु, ये सामान्य, और जन्म स्थान, मृत्यु स्थान और ये सामान्य बातें हैं जन्म के संबंध में। इन पर प्रश्न सामान्य तौर पर नहीं पूछा जाता है। छोटी कक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप महाविद्यालय स्तर पर इन पर जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं सामान्य तौर पर नहीं पूछा जाता। कभी कभार गुरु के संदर्भ में, गुरु कौन थे उसके संदर्भ में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हमें किसी कवि और लेखक का परिचय पढ़ते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा उस कवि का जो योगदान है, उसका रचना काल, उस कवि ने जो रचना काल प्रारंभ से लेकर अंत तक का जो समय है उस पर ही अधिकतम प्रश्न पूछे जाते हैं, और वही महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति का जीवन कितना लंबा था, कितना छोटा था, किसी व्यक्ति के माता पिता कौन थे, ये महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है उस व्यक्ति का इस सृष्टि को, इस संसार को, इस जगत को, इस समाज को योगदान क्या था। इसलिए हम चूँकि साहित्य के विद्यार्थी हैं और साहित्यकार जो होते हैं उनका हमारे समाज को, इस संसार को ये योगदान होता है किसी साहित्य कृति के तौर पर ही होता है, और उनकी जो अमूल्य अमर कृतियाँ साहित्यकारों की हमारी खातिर भी बनती हैं। तो इसलिए प्रत्येक कवि का जो परिचय है उसके साथ उसका जो योगदान है, यानी उसने किस किस तरह की रचनाएं की और कब की, उनके नाम, उनका रचना काल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। रचनाओं के अलावा और कोई सृजनात्मक कार्य, गद्यात्मक की गद्य की जो विविध विधाएँ हैं, पत्रकारिता आदि में उनका कोई योगदान है। इसके अलावा चूँकि कवि तो महत्वपूर्ण भांति समाज को देता है, समाज भी उसे कुछ पुरस्कार लौटाता है, और पुरस्कार जो कोई कवि प्राप्त करता है उन पुरस्कारों का भी कवि के
जो परिचय है उसमें परीक्षा में उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, कब मिला। तो ये जानकारी आपको सामान्य तौर पर रखनी चाहिए। अब हम बिहारी पर आते हैं, तो बिहारी के परिचय की हम बात करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो बिहारी हैं, सबसे पहला इनका परिचय क्या है? बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध जो काव्यधारा है उसके प्रतिनिधि और प्रसिद्ध कवि थे। पहला परिचय, रीतिकालीन रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रति प्रसिद्ध कवि और प्रतिनिधि कवि। रीति सिद्ध काव्यधारा के एकमात्र कवि थे जो कि इतने ख्यात हुए, और इनकी जो रचना रीति सिद्ध काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना बनी वो है बिहारी सत्सई। तो बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सत्सई है, जो कि रीतिकालीन काव्य की भी लोकप्रिय रचना थी और रीति सिद्ध काव्यधारा की भी अपने आप में एक प्रामाणिक और प्रतिनिधि रचना मानी गई है। ये रचना की बात हो गई। चूँकि बिहारी ने एक ही पुस्तक लिखी, इसलिए आपको यही याद रखना है। हाँ, इसमें इतना ज़रूर है कि बिहारी ने जो पुस्तक काव्य कृति उन्होंने रची उसमें छंद कितने थे, क्योंकि वो सत्सई है, 700 छंद उसके अंदर है। तो 700 से मतलब फिक्स कि 700 ही होंगे ऐसा नहीं है, 700 के लगभग 700 माने जाते हैं। तो बिहारी की जो बिहारी सत्सई है उसमें कुल 719 छंद संकलित हैं। उनमें दोहे और सोरठे, दोहे ही सर्वाधिक हैं, सोरठे भी कुछ उसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये बिहारी के योगदान संबंधी उनका परिचय मैंने आपको बताया। लघुतात्मक प्रश्नों में कई बार उनकी जो कृति है उसमें उसकी जो प्रमुख कोई विशेषता पूछ ली जाती है, वो आपको काव्यगत और भावगत विशेषताएं जो भी मैं बताऊंगा उनमें से कोई भी आपको जो विशिष्ट बात है वो आपको वहाँ संक्षिप्त में लिखनी है। चलिए, परिचय की बात चलती है तो सामान्य तौर पर हम बिहारी के जो माता पिता, गुरु और जन्म कब हुआ ये थोड़ा सा जान लेते हैं। जो बिहारी थे इनका जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ ऐसा माना गया है। और इनकी जो पिता और गुरु के नाम के संदर्भ में मतभेद है, लेकिन केशव राय और केशवदास नाम के व्यक्ति को इनका पिता और गुरु दोनों ही माना गया है। और इनका जो बचपन है बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। युवावस्था में ये मथुरा आ गए और मथुरा इनकी ससुराल थी, और इनका जो युवावस्था का समय है अधिकतम मथुरा में ही व्यतीत हुआ। चूँकि ये विद्वान व्यक्ति थे और कवित्व इनके अंदर प्राकृतिक रूप से विद्यमान था, इनकी पत्नी के संदर्भ में भी कहा जाता है कि पत्नी भी विदुषी कवयित्री थी, और इस वजह से ये और अधिक इनका मथुरा में रहकर जो कवित्व है उसमें और अधिक निखार आया। और इनकी जो कवित्व प्रतिभा है उसकी ख्याति को सुनकर के तत्कालीन मुगल शासक ने, शाहजहाँ ने अपने दरबार में इनको बुलाया था, और बिहारी मुगल शासक शाहजहाँ के दरबार में गए। कुछ समय मुगल दरबार में इन्होंने बिताया। वहाँ इनका देश के अन्य जो राजा
प्रांतीय जो शासक थे उनसे परिचय हुआ, और उसी कड़ी में हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर के जो शासक थे सवाई जयसिंह, उन मिर्ज़ा राजा जयसिंह थे। मिर्ज़ा राजा जयसिंह के दरबार में उनको बुलाया गया, और आप सभी ने एक दोहा सुना ही होगा कि मिर्ज़ा राजा जयसिंह अपनी नवोढ़ा पत्नी के साथ प्रेम क्रीड़ाओं में इतने व्यस्त थे कि राजकार्य को वो भूल से गए थे, और राजकार्य में बाधा उससे हो रही थी। तो बिहारी ने जो एक दोहा उनको प्रथम से जाकर वहाँ उनको एक भेजा, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास की काल, कली कली ही सो मधुर आगे कौन। इस दोहे का कहते हैं कि इस दोहे का राजा जयसिंह पर जादुई प्रभाव हुआ और मंत्र का सा कार्य किया, और वो उस दोहे को पढ़ करके राज कार्य में अपना मन लगाने लगे, और राज कार्य मन लगाने के साथ में बिहारी को कि कवित्व की जो प्रतिभा है उससे वो अधिक प्रभावित हुए, और उन्हें अपने दरबार में रहने के लिए उनसे निवेदन किया, और उन्हें कि आप प्रत्येक दिन या जब भी कोई इस तरह का छंद बनाकर प्रस्तुत करोगे तो आपको इनाम में एक असरफी मिलेगी। तो ये सिलसिला आगे जारी रहा, और ऐसे करते करते बिहारी की जो छंद रचनाओं का संग्रह खजाना बढ़ता गया, और 719 दोहे उनके इस तरह से बनकर तैयार हो गए। और बिहारी की जो कृति है वो इस तरह से बिहारी सतसई नाम से सामने आई, और बिहारी सतसई के रूप में ही रीतिकाल में ये प्रसिद्ध हुई। बिहारी सतसई जो है, चूँकि हमने कवि का परिचय पढ़ लिया, और 1664 ईस्वी में इनका जो बिहारी कवि बिहारी हैं इनका देहावसान होना बताया गया है, ऐसा माना जाता है। लगभग 61 वर्ष का इनका जीवन काल रहा। तो ये इनकी एक ख्याति हमारे समाज को बिहारी सतसई के रूप में थी। ये रचना इतनी अधिक प्रसिद्ध हुई, इतनी अधिक सरस प्रभावी रचना थी कि तत्कालीन समय में और परवर्ती काल में भी ये रसिक जनों का कंठहार बनी, और इस पर सर्वाधिक टीकाएँ परवर्ती काल में बिहारी सतसई पर लिखी गई। इस रचना में जो बिहारी जो सतसई है उसमें प्रमुख रूप से वर्ण विषय की बात करें तो श्रृंगार जो है उसकी प्रधानता है। श्रृंगार में नायक नायिकाओं के सौंदर्य, उनके अनुभावों का चित्रण, भाव और अनुभावों का चित्रण इसमें मुख्य से किया गया है। इसके अलावा प्रकृति का चित्रण भी उद्दीपन के रूप में हम प्रमुख रूप से रचना में देख सकते हैं। इस रचना में भक्ति और नीति के जो दोहे हैं वो भी तत्कालीन समय और परंपरा के प्रभाव से आपको देखने को मिलेंगे, और ऐसा कहा जाता है कि बिहारी ने अपनी सतसई में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित की है, तो इसी आधार पर कहा जाता है। अब ये इसके प्रकृति की जो बात है वो हो गई। एक बात और कि इनकी जो विषय वैविध्य भी इनमें देखने को मिलती है, बहुलता, विषयों की बहुलता देखने को मिलती है इनकी संरचना में। ये भाव पक्ष की दृष्टि से हमने बात की। अब हम शिल्प की दृष्टि से देखें तो इनकी जो बिहारी सतसई है उसमें भाषा की दृष्टि से ब्रज भाषा का जो सामसिक रूप है वो आप देख सकते हैं।
लक्षण व्यंजना शब्द शक्तियों का उसमें बहुत ही प्रभावी रूप हमारे सामने आया है। इसके अलावा अलंकारिकता, चमत्कार प्रियता भी इस रचना की एक प्रमुख विशेषता रही है। छंदों की दृष्टि से मैंने जैसे आपको बताया कि ये मुक्त काव्य है, और मुक्त काव्य में जो दोहे छोड़ते जैसे छोटे छोटे जो छंद हैं वही इसमें मुक्त छंद के तौर पर आए हैं, और तो बहुत ही गागर में सागर बनने वाले उनके छंद बताए जाते हैं। कल्पना की समाहार शक्ति भी आप हम देख सकते हैं कि मैंने जैसा विषय विविधता है तो उन्होंने कल्पना की समाहार शक्ति के द्वारा छोटे से रचना के अंतर बहुत सारे विषयों का वर्णन इसमें किया है। इसके अलावा चूँकि जो जैसे मैंने बताया कि श्रृंगार भक्ति जो नीति की बात दृष्टि से हम देखते हैं तो इनकी रचना में जो शैली है या यूँ कहें जो गुण हैं, जो रीतियाँ हैं, माधुर्य और प्रसाद गुण से युक्त इनकी जो रचना है उसमें आप देखेंगे। और उसी तरह से पांचाली रीति आपको प्रमुख रूप से देखने को मिलेगी। अलंकार जो अतिशयोक्ति अलंकार है उसके संदर्भ में सर्वाधिक उदाहरण बिहारी के दिए जाते हैं, और अतिशयोक्ति का उन्होंने इस रचना में सर्वाधिक प्रयोग किया है, क्योंकि कृत्रिमता और अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण इनके द्वारा किए गए हैं, इसलिए ये आप इसमें देख सकते हैं। ये जो काव्य रूप की एक बात और आएगी कि बिहारी जो सतसई है, जो रचना है उसका रूप कैसा है। बिहारी सतसई का जो काव्य रूप है वो मुक्त काव्य रचना है, और मुक्त काव्य की दृष्टि से इसे आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि इसमें जैसे मैंने जो आप विशेषताएं बताई, प्रबंध काव्य जैसी कोई एक कथा वस्तु योजना नहीं है, स्वच्छंद छंदों का चित्रण है, और एक प्रसंग से दूसरे प्रसंग किसी तरह का कोई मेल नहीं है। नाद सौंदर्य एक विशेषता बिहारी के काव्य की आपको देखने को मिल सकती है। जो शब्द हैं वो अपने आप बोलते हुए नजर आते हैं, और उनका प्रयोग इस तरह से बिहारी ने इस रचना में किया है। तो जैसे एक उदाहरण हम देखें, बदरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह कहे मोहनी से देन कहे नट जाए। ये पूरा एक नाटकीय रूप शब्दों के माध्यम से भी हमारे सामने आता है। इसमें जो चाक्षुष घ्राण बिंब मुख्य रूप से आप देख सकते हैं, उनका चित्रण इसमें किया गया है। तो इस तरह से जो बिहारी है वो रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के आप प्रमुख कवि, प्रतिनिधि कवि के तौर पर आपको पढ़ाए जाएंगे, और बिहारी के जो छंद आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं हम उन्हें एक एक करके अगले कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत